ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अभी शर्मा। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर अभी शर्मा ने पीएचडी किया है। अभी ये वर्तमान में सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट है हैनीमैन होम्यो क्लिनिक के। ये गेस्ट लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली के। इनका आज का विषय है टॉन्सिलाइटिस, नैदानिक पहलू और होम्योपैथिक निदान। सो डॉक्टर अभी शर्मा, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। नमस्कार सभी को। आज का जो आपको होस्ट बना दिया गया है। अच्छा जी सर, आप शेयर कर सकते हैं। सर अभी ये को होस्ट नहीं बने हैं। अभी नहीं बने सर। इन्होंने पंकज कुमार सिंह को होस्ट बनाया है और डॉक्टर राम परवेश शाह को होस्ट बनाया है। सर आप होस्ट बन गए हैं, आप कर सकते हैं। जी ये सर अब आप कर। यस यस सो नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। यस यस। तो आज का जो टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस, उसको चूज करने का मेरा सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि जिस तरीके से अभी हमारे आसपास में मौसम बदल रहा है, तो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट सबसे ज्यादा हमारे क्लिनिक्स पे आ रहे हैं। जो बच्चे हैं जिनको टॉन्सिलाइटिस हुआ है, तो वो आपको सबसे ज्यादा क्लिनिक्स पे देखने को मिलेंगे। टॉन्सिलाइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है बच्चों की, जो कि बहुत ही ज्यादा तंग करती है पेरेंट्स को और बच्चों को। अब टॉन्सिलाइटिस जब हम बात करते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस पे बात करने के लिए एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि एलोपैथी के अंदर अगर हम टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट देखते हैं, तो वहां पे सिम्टम्स को तो आराम कर दिया जाता है, पर प्रॉपर टॉन्सिलाइटिस को सही नहीं किया जा सकता। 2-2 3-3 महीना लग जाता है टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट को दवाइयां लेते हुए, एंटीबायोटिक्स लेते हुए, XYZ 10 चीजों को करते हुए, और ये टॉन्सिलाइटिस सप्रेस होके बड़े इंफेक्शंस और बना देता है। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, तो आयुर्वेदा में छोटे बच्चों को मेडिसिन देना इतना आसान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अगर हम बच्चों को वो मेडिसिन जो बहुत ही वॉल्यूमेट्रिक होती हैं या फिर बहुत कड़वी होती हैं, इतनी जल्दी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। इसीलिए पेरेंट्स जल्दी से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के पास आते हैं जब हम टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं। और टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, चाहे वो अक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, होम्योपैथिक में इतना डिटेल्ड वर्णन है इस बीमारी का कि आप एक सिम्टम अगर प्रॉपर आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम और बहुत जल्दी आराम पहुंचा देते हैं। तो अगर हम टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को जानना पड़ेगा कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं। तो टॉन्सिल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो टॉन्सिल्स हमारे शरीर के वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स एक नहीं होते, टॉन्सिल्स बेसिकली अपना 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जो कि अपनी पोजीशन के हिसाब से नाम पाते हैं। अगर हम बात करें सबसे ऊपर जो टॉन्सिल्स हमारे को मिलते हैं, तो उनको हम एडिनॉइड्स कहते हैं या फिर नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं। एडिनॉइड्स के नीचे हमारे को ट्यूबल टॉन्सिल्स मिलते हैं, और उसके नीचे हम जब आते हैं अपने फॉसिस पे, तब हमारे को पैलेटाइन टॉन्सिल्स मिलते हैं। और पैलेटाइन टॉन्सिल्स के नीचे हमारी जो जीभ है, जीभ के बिल्कुल रूट के पास में एक और टॉन्सिल मिलता है, जिसको हम लोग लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। ये जो चारों पेयर ऑफ टॉन्सिल्स हैं, ये चारों टॉन्सिल्स जब एक साथ आप देखते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से, तो हम पाते हैं कि ये एक अंगूठी का आकार लेके एक रिंग फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। अब इन सारे टॉन्सिल्स का काम क्या है? सब टॉन्सिल्स का काम एक ही है,
क्योंकि ये लिम्फोइड ऑर्गन है, हमारी बॉडी में आने वाले कोई भी अनवांटेड जर्म या पैथोजन को ये पकड़ते हैं और उनसे लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से उससे लड़ाई करते हैं, ताकि हमारी बॉडी का जो अंदर का इंटरनल जो हमारा एनवायरनमेंट है बॉडी का, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, और ये मेन डिफेंस रिंग बन के हमारे को हेल्प करते हैं। टॉन्सिल्स अगर हम बात करें तो टॉन्सिल्स के बारे में जानने का एक और बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जनरली बच्चों के अंदर ही टॉन्सिलाइटिस हमारे को मिलता है, क्योंकि जो टॉन्सिल्स हैं वो प्यूबर्टी में अपने लार्जेस्ट स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे उसके बाद में उम्र बीतती है उसके साथ में ही टॉन्सिल्स रिग्रेस होते हैं और अट्रॉफी शो करने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को एडिनॉइड्स है, और एडिनॉइड्स मेरे बच्चे को 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की उम्र है और बच्चे को एडिनॉइड्स हैं। एक सर्जन बोल रहे हैं कि इन एडिनॉइड्स को निकलवा दीजिए, या फिर सर्जन बोल रहे हैं कि इन टॉन्सिल्स को निकलवा दीजिए। तो अगर हमारे को डेवलपमेंट की हिस्ट्री पता हो तो हम पेशेंट्स को उसी तरीके से बता सकते हैं कि आपको नहीं है जरूरत इनको निकलवाने की, क्योंकि बच्चे की उम्र 14-15 साल हो चुकी है। धीरे धीरे करके अब ये टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन जो है ये कम होगा। और अगर हम एडिनॉइड्स की बात करें, जिनको हम नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं, वो 5 साल की उम्र तक ग्रो करते हैं और 7वें साल की बाद में अपने आप ही कम होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मेजर अगर हम टॉन्सिल्स में किसी भी टॉन्सिल की पार्ट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स बेसिकली वो पार्ट है टॉन्सिल्स की उस रिंग का जो कि सबसे ज्यादा इंफेक्शन पकड़ता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेम होता है, और इसी की इन्फ्लेमेशन को हम नॉर्मल भाषा में टॉन्सिलाइटिस कह देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास में आते हैं जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है, वो जनरली पैलेटाइन टॉन्सिल्स की बात कर रहे होते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स या फॉशियल टॉन्सिल्स, जिसको कॉमनली लोग टॉन्सिल्स भी बोल देते हैं, होते क्या हैं, कहां पे होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब जानने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जहां तक मैंने पाया है कि जो भी माँ बाप हमारे पास में आ रहे हैं पेशेंट को जिसको टॉन्सिल्स हैं, तो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स को अगर हम अच्छे से समझा पाए कि बच्चे को क्या तकलीफ है, बच्चे को ये तकलीफ किस वजह से हो रही है, और इस तकलीफ का निदान किस तरीके से होगा और कितनी जल्दी होगा, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप पे विश्वास करते हैं। और अगर हम पीडियाट्रिक केस की बात करें तो एक चीज ये पक्का होती है कि अगर बच्चों को आराम हो रहा है, बच्चों को आपने अक्यूट कंडीशन में बहुत जल्दी आराम कर दिया, तो उसके पूरे परिवार के डॉक्टर बनने के आप लायक हो जाओगे। फिर सारा का सारा पूरा परिवार उनका आप ही के पास आए। आज ही का मेरा एक पेशेंट है, आज का मेरा एक पेशेंट आया जिसको गॉल ब्लैडर का स्टोन था, और उनके अपना जो पेशेंट है वो 24 साल का है। उसके पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको डॉक्टर साहब टॉन्सिलाइटिस बड़ा होता था, और टॉन्सिलाइटिस जब होता था तो एक डॉक्टर के पास हम जाया करते थे जिनकी दवा इनको बड़ी लगा करती थी। थे तो वो पीडियाट्रिशियन, पर अपनी भी दवाई हम उसी पीडियाट्रिशियन से लेना पसंद करते थे, क्योंकि हमारे बच्चे को उन्होंने उस जगह पे आराम पहुंचाया जहां कोई और आराम नहीं पहुंचा रहा। तो अक्यूट कंडीशन पीडियाट्रिक केस के अंदर अगर आप आराम कर रहे हैं तो आप पेशेंट का पूरा जो विश्वास है वो जीत सकते हैं। कमिंग बैक टू पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे इस्थमस पे प्रेजेंट होते हैं, और इस्थमस में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि दो हमारे पिलर्स बनते हैं, एक पैलेटोग्लोसल आर्च और दूसरा पैलेटोफेरेंजियल आर्च, और इन दोनों आर्चेस के बीच में जो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है उसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं।
इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं किसी पेशेंट का जिसको टॉन्सिलाइटिस है, वहां पे हमारे को ये देखना और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो टॉन्सिल्स पैलेटाइन है या एडिनॉइड्स है या लिंगुअल है या कुछ और है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स की अगर हम बात करें तो ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में अपना आता है और प्रेजेंट होता है एंट्रेंस पॉइंट में, जहां पे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खुल रहा है और हमारा अपना जीआई ट्रैक्ट खुल रहा है। इस जगह पे प्रेजेंट होकर ये जो हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कोई भी चीज या तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू या फिर हमारे ओरल ट्रैक्ट के थ्रू अगर आ रही है, उसको मैं पकड़ूं, उससे मैं लड़ूं और अपनी बॉडी को एक अलग इंफेक्शन से बचाऊं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स की अगर हम बात करते हैं तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमें उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अब जो ये टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स क्या करते हैं, टॉन्सिल्स के दो सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस होता है जो हमारा ये जो ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जेनाइटो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी तरफ हमारा फेस करेगा। और जो दूसरा होता है वो लेटरल साइड हमारे गले की तरफ फेस करता है। जो गले की तरफ फेस कर रहा है वहां पे एक फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि टॉन्सिल के ग्लैंड को हमारे जो बाकी जो हमारा मस्कुलेचर है उससे अलग करता है। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम रेट्रो अपना अपना जो कि फैट से कवर्ड रहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मीडियल साइड की, जो हमारे गले की तरफ होता है, इन पैलेटाइन टॉन्सिल्स के अंदर टॉन्सिलर क्रेप्ट्स होती हैं। ये क्रेप्ट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये बेसिकली हमारे जो टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स का पूरा जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा रही है। अब जब टॉन्सिल्स का सरफेस एरिया बढ़ता है तो इसका मतलब है उसके पास में ज्यादा एरिया है और ज्यादा हमारे जितने भी अपना हार्मफुल अपना एजेंट्स हैं उसको पकड़ने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इन टॉन्सिल्स की, टॉन्सिल्स के अंदर बेसिकली 4 लिम्फोइड कॉम्पार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे पहला हमारा कंपार्टमेंट होता है वो होता है रेटिकुलर क्रिप्टिक एपिथेलियम, दूसरा होता है एक्स्ट्रा फॉलिक्यूलर एरिया, तीसरा होता है मैनेज जोन ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स और चौथा होता है फॉलिक्यूलर जर्मिनल सेंटर्स। इन सब में सबसे पहले जो पार्ट हमारे बाहर के हार्मफुल एजेंट के साथ में एक्सपोज होगा वो होता है रेटिकुलर क्रिप्ट एपिथेलियम, जिसको हम टॉन्सिलर एपिथेलियम भी कहते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग में तो एक टॉन्सिलर क्रेप्ट इस तरीके से आपको दिखती है। एक वो ब्लाइंड ट्रैक जहां पे अगर कोई हार्मफुल एजेंट आए वो वहां पे फंस जाए। यहां पे हमारा पूरा का पूरा लिम्फोइड अपना पूरा सिस्टम है जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के थ्रू इस हार्मफुल पार्ट के ऊपर हमारी बॉडी एक्शन लेगी और इसको यहीं पे न्यूट्रलाइज कर देगी ताकि ये हार्मफुल एजेंट अंदर जाके हमारी बॉडी को और ज्यादा ट्रबल ना करे और ज्यादा तंग ना करे। अगर हम एनाटॉमिकल रेलेवेंस से देखेंगे तो यहां पे आपको टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स का अपना बेसिक एक प्रेजेंटेशन मिल रहा है कि ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें फंक्शन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल, तो जो पैलेटाइन टॉन्सिल है इसके अंदर सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये जो टॉन्सिलर क्रेप्ट्स हैं यहां पे हमारे टॉन्सिलर बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर मैच्योर करें तो सारी की सारी इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, मतलब जितनी भी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस हैं, आईजी क्लासेस हैं, वो पांचों की पांचों आईजी क्लासेस को अपना बनाने में सक्षम होते हैं। ये तो रहा वायरल का। अगर कोई एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक कोई एजेंट भी इसके अंदर आ जाता है तो ये जो टॉन्सिलर क्रेप्ट्स हैं पैलेटाइन टॉन्सिल की, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने में भी सक्षम है
जैसे कि डिप्थीरिया टॉक्सॉइड के अगेंस्ट, पोलियो वायरस के अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई के अगेंस्ट, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है, और हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये जो हमारा फंक्शन है, बेसिकली टॉन्सिल्स क्या कर रहे हैं, टॉन्सिल्स ना ही हमारे लड़ रहे हैं उस हार्मफुल एजेंट से, पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एंटीबॉडीज या फिर मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने जान लिया है कि एक बेसिक टॉन्सिल का क्या स्ट्रक्चर होता है, कहां पे प्रेजेंट है बॉडी में, किस तरीके से प्रेजेंट है बॉडी में, किस तरीके से पूरी एक रिंग बना रहा है, और उस रिंग बनाने के बाद में उसका फंक्शन क्या है। ये सब जानने के बाद अगर एक हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इन टॉन्सिलर क्रेप्स में पहुंचता है, तो वो क्या क्या कंडीशन होगी जिसको हम एक पूरे के पूरे अपना कंटेक्स्ट में पढ़ें और कहें हाँ ये टॉन्सिलाइटिस है। तो लेट अस टॉक अबाउट टॉन्सिलाइटिस कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेशन है टॉन्सिल्स का, जो कि प्रेजेंट है हमारे गले के ऊपरी तक, अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इन्फ्लेमेशन है या तो अक्यूट हो सकती है या तो ये क्रॉनिक हो सकती है। अब अगर ये अक्यूट है तो ये बहुत जल्दी से, बहुत ही रैपिड ऑनसेट के साथ में आती है। और अक्यूट टॉन्सिलाइटिस का जो कुछ एक सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकता है, सबसे पहला गले में खराश, शुरुआत होगी गले में खराश के साथ, उसके बाद में बुखार या हरारत, बुखार जैसा लगना और शरीर का टूटना, हरारत जैसा लगना। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है इन्फ्लेमेशन, एनलार्जमेंट, जो टॉन्सिल्स हैं वहां पे सूजिश होना और उनका साइज में बढ़ जाना, थूक सटकते वक्त या फिर खाना खाते वक्त या फिर पानी पीते वक्त तकलीफ होना, और जब बहुत ही ज्यादा ये अपना विरुलेंट पाथ ले ले तो हमारे गले और गले के आसपास के बाकी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, बाकी लिम्फ नोड्स में भी सूजिश और दर्द करना। अगर ये कंडीशन बार बार होती रहे, अगर यही अक्यूट टॉन्सिलाइटिस बार बार होता रहे और सप्रेशन होता रहे, इसका प्रॉपर इसका अपना रिजॉल्वमेंट ना हो पाए, तो इसको हम लोग पेरीटॉन्सिलर एब्सिस कहते हैं। और इस पेरीटॉन्सिलर एब्सिस का एक कॉमन नेम क्विंसी होता है। यहां पे आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, आप देखेंगे कि पेशेंट का एक साइड का टॉन्सिल इतना इन्फ्लेम्ड है कि इसका यूविला बिल्कुल दूसरी तरफ डेविएट हो चुका है। और ये जो टॉन्सिल है, ये जो टॉन्सिल्स के ऊपर का जो एरिया है, जहां पे हमने पढ़ा था कि फाइब्रस कैप्सूल है गले की तरफ, और इन दोनों में, गले और फाइब्रस कैप्सूल के बीच में जो जगह प्रेजेंट थी, वहां पे अगर पस भर जाता है तो इसको कहते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या फिर क्विंसी। क्यों होता है टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस जनरली वायरल होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। जैसे कि सीजन अभी चेंज हो रहा है, सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, या फिर बारिश हो गई, बारिश में भीग गए, या फिर किन्हीं रीजंस की वजह से वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी ने पकड़ा, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे कॉमनेस्ट बैक्टीरिया जो टॉन्सिल्स करता है, टॉन्सिलाइटिस करता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए। और इससे, अगर इस बैक्टीरिया ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से टॉन्सिलाइटिस अगर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस या फिर स्ट्रेप थ्रोट। इन सब चीजों को बताने का एक और बहुत अच्छा रीजन ये भी है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन अगर किसी और डॉक्टर के पास जाती है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के डॉक्टर ये बता सकता है कि हाँ, जिस भी डॉक्टर से हमारा ये अपना केस चल रहा है, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता है और वो क्या दे रहा है दवा, उसके बारे में भी पता हो। अब बात करते हैं बैक्टीरिया, बाकी जो अनकॉमन बैक्टीरियाज हैं, जिसमें जैसे हम नाइसेरिया गोनोरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
ये कुछ और भी अलग बैक्टीरिया की क्लासेस हैं जो टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं, पर रेयरली ऐसा होता है कि इन बैक्टीरियाज के थ्रू हमें टॉन्सिलाइटिस मिलता है। टॉन्सिलाइटिस अगर हो जाए तो इसके बाद में मरीज आपको क्या आके बताएगा अपने क्लिनिक पे कि आप बता पाए कि अच्छा ठीक है ये टॉन्सिलाइटिस है। जैसा पहले बताया, सबसे पहले गले में खराश, गले में खराश से शुरू होगा, उसके बाद में थूक सटकने में, पानी सटकने में या फिर खाना सटकने में दर्द, हरारत होना, शरीर का टूटना और बुखार। ये चार मेन अपना हमारे सिम्टम्स होते हैं जिसको देख के और फिजिकल एग्जामिनेशन थ्रोट की करके हम कह पाए कि हाँ ठीक है, इसको बच्चे को या इस पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है। अगर अब ये जो टॉन्सिलाइटिस है, अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर हो, तो यहाँ पे इस जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिलर क्रेप्ट है जो हमारा ये गले की तरफ वाला पार्ट है, यहाँ पे एक डिस्चार्ज या एक्सुडेट मिले। जिस भी तरीके का बैक्टीरिया है उसी तरीके का, उसी कलर का वहां पे वो आपको एक्सुडेट मिलता है। कई बारी क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर बार बार टॉन्सिलाइटिस होता रहे, उसमें हमारे को जो हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, जो हमारे गले के आसपास के लिम्फ नोड्स हैं, वहां पे हमारे को सूजिश मिलती है और दर्द भी मिलता है। वायरल टॉन्सिलाइटिस के अंदर इन चार सिम्टम्स के अलावा और क्या हो सकता है? वो हो सकता है खांसी, जुकाम, गला बैठना, गले में खराश के साथ में, और गले में या फिर मुंह के चारों तरफ छाले पड़ना। ये भी अगर कंडीशन है और इसके साथ में आपको इन्फ्लेमेशन मिल रही है टॉन्सिल्स की, तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके अंदर सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेप थ्रोट या फिर ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकल अगर इन्फेक्शन है, यहां पे हमारे को स्कारलेटिनिफॉर्म रैश, बिल्कुल चटक लाल, स्कारलेटिनिफॉर्म मतलब बिल्कुल अलग एक होती है शेड लाल की, चटक लाल, अगर ये आपको कंडीशन मिलती है तो हम कह पाते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। साथ में इसमें उल्टी या उल्टी जैसा लगना और टॉन्सिल्स के चारों तरफ स्पॉट्स, छोटे छोटे निशान, या फिर पूरा का पूरा एक अपना डिस्चार्ज जिसने एक पूरी कोटिंग बनाई हुई है, ये भी मिलता है। टॉन्सिलोलिथस, ये एक कंडीशन होती है जो बहुत अनकॉमन है, पर इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे टॉन्सिल्स जो हैं, टॉन्सिल का जो ग्लैंड है, अंदर इसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो यहाँ पे बिल्कुल एक बैड और फाउल ब्रेथ आना, बहुत ही गंदी अपना बदबू आना मुंह से। दूसरा, एक परसिस्टेंट, एक ऐसी सूजन जो कम नहीं हो रही है और सूजन के साथ में दर्द जो जा ही नहीं रहा है और कई बारी बहुत ज्यादा होता है, वो इस कंडीशन के अंदर मिलता है। अगर हमारे को टॉन्सिल्स के अंदर स्टोन मिल रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अपना अल्ट्रासाउंड ही होता है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके हम देख पाते हैं कि टॉन्सिल्स के अंदर स्टोन है कि नहीं। अब हमें पता है कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें ये इन्फेक्शन किस तरीके से प्रेजेंट होता है, आपको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास पेशेंट आए और हमारे को देखना है कि इसकी ग्रेडेशन कैसे करें, इसमें हमारे को और क्या क्या चीजें करने को मिल सकती है, तो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर साहब क्या टेस्ट करवाएं कि हमें ये पता लगे कि ये टॉन्सिलाइटिस ही है या कुछ और। तो इसमें एक जो टेस्ट होता है वो वही है कि आप अपना एक स्वाब लें, जिससे कि आप अपने गले के अंदर देखें और उस स्वाब का अपना बेसिक अपना जो कल्चर है वो करवाएं। पर ये जो टेस्ट होता है ये इररेलेवेंट मिलता है, क्योंकि आपके टॉन्सिलर क्रेट्स में वैसे ही एन नंबर ऑफ अपना बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं, तो वो सारी चीजें पॉजिटिव आ जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन एंड ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये फिजिकल असेसमेंट पे ही होता है पेशेंट। और टॉन्सिल्स की अगर हम बात करें तो इसका एक ग्रेडेशन सिस्टम, तो ग्रेडेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे जो टॉन्सिल्स हैं उन्होंने हमारे गले का कितना एरिया कवर कर रखा। अगर ग्रेड 0 है तो इसका मतलब जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो हमारे एंटीरियर
जो टॉन्सिलर, जो एंटीरियर वॉल है फॉसिस की, उसके पीछे हैं और दिखाई नहीं दे रहे, या फिर टॉन्सिलेक्टमी हो चुकी है और वो निकाले जा चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड होता है कि जो टॉन्सिल्स हैं वो हमारे गले का 25% और उससे कम एरिया कवर कर रखता है। ग्रेड 2 होता है कि 50% से कम और 25% से ज्यादा गले का एरिया टॉन्सिल्स ने कवर कर रखा है। ग्रेड 3 होता है कि 75% से कम और 50% से ज्यादा। और ग्रेड 4 का मतलब होता है कि दोनों के दोनों टॉन्सिल्स दोनों मिल चुके हैं और हमारा गला पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके बाद में कुछ एक हमारे टेस्ट्स होते हैं जो कि होते हैं स्पेसिफिक, कि ये जो हमारे टॉन्सिलाइटिस है ये बैक्टीरियल है या फिर ये वायरल। तो इसमें सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो टेस्ट होता है वो होता है सेंटोर क्राइटेरिया। अब ये जो सेंटोर क्राइटेरिया है इसमें बेसिकली 4 की क्राइटेरियाज होते हैं। अगर इन 4 क्राइटेरियाज के अंदर जिसने जितना ज्यादा इसको कवर किया उतनी कंडीशन होती है। पहला है टॉन्सिलर एक्सुडेट, कि आपकी जो टॉन्सिल्स का जो आपका अपना मीडियल सरफेस है, जो गले की तरफ खुलने वाला सरफेस है, वहां पे कोई एक्सुडेट या कोई कवरिंग है या नहीं है। दूसरा, टेंडर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी या लिम्फेडिनाइटिस, मतलब आपके गले के आगे की तरफ जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पे सूजिश है या और पेन है या नहीं है। तीसरा, बुखार है या बुखार की हिस्ट्री मिल रही है पेशेंट में या नहीं। और चौथा, कफ है या नहीं। अगर जो हमारा स्कोर है वो, अब इन सब में एक एक स्कोर हम देते हैं अगर कोई भी चीज प्रेजेंट होती है। अगर स्कोर 3 या 3 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि ये आपको अपना सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस है। अगर स्कोर 2 या 2 से कम है तो हम कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल नहीं है, ये शायद वायरल इन्फेक्शन ही है। अगला जो क्राइटेरिया आता है वो आता है फीवर पेन क्राइटेरिया। फीवर पेन क्राइटेरिया जो है ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को देखने के लिए बना है कि जो हमारा इन्फेक्शन है ये स्ट्रेप्टोकोकल है या नहीं। तो अगर हमारे जो क्राइटेरिया 5 हैं, पहला है कि पिछले 24 घंटे में बुखार आया या नहीं आया। दूसरा है कि वही एक्सुडेट या पुरुलेंस या फिर टॉन्सिल्स के हमारे मीडियल साइड पे पस मिलता है या एक्सुडेट मिलता है या नहीं। तीसरा है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारा जो ऑनसेट है वो कितना रैपिड रहा। चौथा, कि हमारे जो टॉन्सिल्स हैं वो कितना इन्फ्लेम्ड है, जो आपको पहले जो 4 ग्रेड्स बताए थे उसमें। और पांचवा, कि खांसी और जुकाम है साथ में या नहीं। हर एक पॉइंट को हम अपना पॉइंट देते हैं अगर प्रेजेंट होता है, और अगर 0 देते हैं अगर नहीं होता है। मैक्सिमम मार्क 5 होते हैं। अगर 0 से लेके 1 अगर स्कोर आता है तो इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का चांस है लेस देन 20%। अगर 2 से 3 है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का चांस होता है 40% से कम। और अगर 4 से 5 हमारा अगर अप स्कोर आता है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो 65% हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे बेसिक क्राइटेरियाज हैं, इसके साथ में एक स्ट्रेप्टोकोकल स्कोर कार्ड भी होता है जो कि उसी तरीके से है कि पेशेंट की एज कितनी है, 5 या 15 से बीच में है, किस सीजन में हो रहा है इन्फेक्शन, बुखार है या नहीं है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की सूजिश मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो हमारा फेरिंग्स है वहां पे अपना सूजिश है या फिर वहां पे अपना लालीपन है या फिर वहां पे अपना एक एक्सुडेट की अपना लेयर है या नहीं है, और कोई और वायरल यूआरटीआई सिम्टम्स जैसे कि कोराइजा, जैसे जुकाम नजला वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पांचों के पांचों क्राइटेरियाज मिलते हैं तो हमारा अपना जो चांसेस है वो हमारे अपना 59% रहता है, और अगर 6 क्राइटेरियाज होते हैं तो हमारा जो चांस है वो 75% हो जाता है। यहां पे हमारा बेसिक टॉन्सिल्स का जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा होम्योपैथिक रेलेवेंस के लिए। होम्योपैथिक रेलेवेंस की अगर हम बात करें टॉन्सिल्स के अंदर, तो होम्योपैथिक रेलेवेंस में हमारे को टॉन्सिल्स में मिलता है
कि हमारे पास में बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट रूब्रिक्स होते हैं और सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि बताया, 4 मेन है। गले के अंदर खराश होना, गले के अंदर थूक सटकने में, गले के अंदर पानी सटकने में या खाना सटकने में तकलीफ होना, साथ में बुखार होना और दर्द होना। तो अगर हम अपने रूब्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत पिन पॉइंट और की रूब्रिक्स हैं, और कुछ एक रेमेडीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रियकर करती हैं, बार बार आती हुई हमारे को मिलती हैं जब हम टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट को देखते हैं। टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट के अंदर मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो चीज समझी है वो एक ये है कि आपको पेशेंट को सारे के सारे सिम्टम्स को बहुत बारीकी से पूछना पड़ता है कि इस बच्चे को हुआ क्यों। जो अगर टॉन्सिलाइटिस है कि ये हुआ क्यों, सर्द गर्म की वजह से हुआ, कुछ ठंडा पानी पी लिया था उसकी वजह से हुआ, किस मौसम में हुआ, किस वजह से इसका अपना जो है इतना ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद में किस चीज से इसको आराम मिल रहा है। कि टॉन्सिलाइटिस है, हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, पर क्या चीज ऐसी है कि ठंडे पानी से आराम मिल रहा है या गर्म पानी से आराम मिल रहा है, खुले में आराम मिल रहा है, गर्म कपड़े को अपना पूरा का पूरा पेशेंट अगर गले से कवर कर रहा है तो आराम मिल रहा है, किस वजह से, किस चीज में हमारे को एग्रवेशन और एम्बलरेशन हमारे को मिलता है। अगर हम पेशेंट की इन सारे जो हमारे की रूब्रिक्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर ढंग से एम्फेसिस करके एक अच्छा केस लेते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक मेडिसिन मिले। उस एक मेडिसिन को देके विद इन 24 आवर्स आप पेशेंट को 50 to 60% आराम कर सकते हैं। पेशेंट को अगर बुखार हो रहा है तो बुखार के आप पूरे प्रॉपर अपना रेलेवेंट पॉइंट्स जो होते हैं कि बुखार कंटिन्यूअस है, उतर रहा है फिर चढ़ रहा है, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम ज्यादा चढ़ रहा है या ज्यादा उतर रहा है, या फिर पेशेंट को जो बुखार है वो बहुत ज्यादा सर्दी के साथ तो नहीं चढ़ रहा है, पसीने के साथ तो नहीं चढ़ रहा है। ये सारे कुछ एक बहुत की फैक्टर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे को टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट के अंदर पूछना होता है। अगर हम ये सारी की सारी चीजें देखते हैं, अगर हम सारी की सारी चीजों पे प्रॉपर एम्फेसिस करते हैं तो हमारे के पास में बहुत ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम एक से मिनिमम पे पहुंचे, और उस एक से मिनिमम को देने के बाद में हमारे पेशेंट में हमारे को बहुत ज्यादा अपना आराम पहुंचाने की कैपेबिलिटी। कुछ एक रूब्रिक्स जो हमारे को देखने को मिलेंगे जो कि कुछ अपना हमारी बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट रेपर्टरीज हैं, तो वो रूब्रिक्स अगर हम बात करें बोरिक की, क्योंकि हम पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पे अगर हम जाएं तो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में बोरिक के अंदर हमारे को जो पेशेंट के अंदर मिलता है वो पहला जो होता है वो होता है रूब्रिक थ्रोट, चैप्टर थ्रोट। थ्रोट के अंदर अगर हम जाएंगे उसमें रूब्रिक देखेंगे फॉसिस। फॉसिस के अंदर सब रूब्रिक में हमारे को इन्फ्लेमेशन मिलता है। इन्फ्लेमेशन आपके स्क्रीन नहीं, वो स्क्रीन की कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी सिर्फ आराम से समझा, ठीक है। तो थ्रोट के अंदर फॉसिस, और फॉसिस के अंदर हम अगर देखते हैं तो हमारे को मिलता है इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन रूब्रिक के अंदर जो फॉसिस है, बेसिकली अगर हमें पता होगा कि हम इसको फॉसियल टॉन्सिलाइटिस भी कह रहे थे, टॉन्सिल्स भी कह रहे थे, ये वही है फॉसिस जिसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कुछ एक जो रेमेडीज मिलती हैं वो होती है बेलेडोना, काली बाइक्रोमेटम, मर्कायोड फ्लेवर्स। उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड रेमेडीज हमारे को मिलती हैं वो मिलती है हमारे को एपिस मेलिफिका, फेरम फॉस और मर्कसोल। बोरिक के अंदर ही थ्रोट में अगर हम देखते हैं इन्फ्लेमेफॉसिस, इसके बाद में हमारे को मिलता है रेडनेस, कि अगर लालीपन है वहां पे तो हमारे को जो कुछ एक रेमेडीज मिलती हैं वो मिलती हैं बेलेडोना, मर्क साइनाइड, मर्कायोड रुब्रम एंड मिजेरिया। अब हमारा जो एक चीज थी टॉन्सिलाइटिस के अंदर की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, इन्फ्लेमेशन के बाद में वहां पे रेडनेस हो रही थी, वो इस रूब्रिक के इन दो रूब्रिक्स में हमारे को मिल जाती। अगर हमारे को
इसके आगे जाना पड़े तो इसमें हमारे को एक और रूब्रिक मिलता है थ्रोट के अंदर, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। तो जो डिस्फेजिया की अगर हम बात करें तो डिस्फेजिया के अंदर हमारे को अलग अलग और भी मेडिसिन मिलती है। टॉन्सिल्स में, थ्रोट के अंदर अगर हम बात करते हैं, टॉन्सिल्स, एब्सेस और पेरीटॉन्सिलर पैथोलॉजिकल बिल्कुल सिग्निफिकेंट अपना अगर आप की रूब्रिक उठाएं, पेरीटॉन्सिलर एब्सिस जिसको हम क्विंसी कह रहे थे वो हमारे को मिलता है बोरिक थ्रोट टॉन्सिल्स एब्सिस। इसके अंदर हमारी एक मेडिसिन लिखी है कल्केरिया सल्फ। इसके बाद में अगर हम हाइपरट्रॉफी में जाएं, एक और रूब्रिक है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के अंदर अगर जाएं तो हाइपरट्रॉफी में सब रूब्रिक लेंगे अगर हम, इन्फ्लेमेशन इन ब्रैकेट टॉन्सिलाइटिस। तो ये एक और रूब्रिक है जहां पे हमारे को कुछ एक अच्छी रेमेडीज मिल सकती हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें हाइपरट्रॉफी, इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस, अक्यूट कटारल एंड फॉलिकुलर, पूरा का पूरा एक प्रॉपर रूब्रिक है, आगे खूब सारी मेडिसिन लिखी हुई। सेकेंड, हाइपरट्रॉफी के अंदर ही इन्फ्लेमेशन, अक्यूट अपना फ्लेगमोनस जिसको हम क्विंसी कह रहे हैं, एक और ये रूब्रिक बिल्कुल पिक्यूलियर, बिल्कुल अपना, अगर हम बात करें प्रॉपर अपना पैथोलॉजिकल अपना रूब्रिक अगर हमें लेना है बोरिक में, तो ये सारे के सारे हमारे को रूब्रिक थ्रोट के अंदर मिलते हैं बोरिक में, जिसके अंदर जो रेमेडीज हैं दैट कैन हेल्प यू आप अपने सिमिलिमम पे पहुंचने के लिए। इसके अलावा बोरिक के अंदर आपको और भी बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर और बिल्कुल पर्टिकुलर रूब्रिक्स मिलते हैं जहां पे आपका एग्रवेशन और एम्लोरेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि एग्रवेशन व्हाइल हैविंग हॉट, एम्लोरेशन व्हाइल हैविंग हॉट, या एग्रवेशन व्हाइल हैविंग कोल्ड और एम्लोरेशन व्हाइल हैविंग कोल्ड। तो ये कुछ एक रूब्रिक्स हैं जो आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिसिटी से अगर देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी केस टेकिंग कितनी प्रॉपर हुई है, तो आप अपने रूब्रिक के थ्रू अपनी सिमिलिमम पे पहुंच सकते हैं। सेकंड जो हमारी सबसे कॉमनेस्ट यूज अपना रिपर्टरी होती है वो होती है केंट। अगर हम केंट की बात करते हैं तो केंट के अंदर हमारे को, हम देखते हैं थ्रोट में अगर हम देखते हैं तो थ्रोट में इंड्यूरेशन ऑफ टॉन्सिल्स करके रूब्रिक मिलता है, और इंड्यूरेशन ऑफ टॉन्सिल्स में हमारी कुछ एक जो मेडिसिन आती हैं वो आती है बराइटा कार, बराइटा म्यूर, इग्निशिया, नाइट्रिक एसिड, प्लम्बम एंड स्टैफ। मैं अपने कंडीशन में बता सकता हूं, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मेरी बेटी अपना होली से मेरी बेटी को टॉन्सिलाइटिस हुआ था, हाई ग्रेड फीवर 106 प्लस। और जब हमने खुद देखा कि भाई 106 प्लस फीवर हो गया, हमने देखा कि टॉन्सिल्स इतने ज्यादा फूल चुके थे कि वो बिल्कुल चिपक चुके हैं। मेडिसिन दी अकॉर्डिंग टू द केस, 106 बुखार विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर बुखार उतर गया, 100 आ गया। 100.4 फीवर 106 से जब आप कंपेयर करेंगे तो पेरेंट्स जो है वो राहत की सांस ले लेते हैं कि चलो भाई कुछ हो गया, ठीक। इसके बाद में जब हमने अपना पूरे के पूरे अपना सारे के सारे केस को लिया और हमने देखा कि ये बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन इसका कॉन्स्टिट्यूशन बेटी का, तो मैंने खुद ने कल अपनी बेटी को बराइटा कार्ब 30 की एक डोज दी। इसके बाद में अगर हम इंड्यूरेशन ऑफ टॉन्सिल्स के बाद में आगे जाते हैं तो आपको मिलता है इन्फ्लेमेशन रूब्रिक। इन्फ्लेमेशन रूब्रिक में आपको मिलेगा इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल्स। इसमें आपकी कुछ एक जो अपना पिक्यूलियर रेमेडीज, कुछ एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज जो मिली हैं, उसमें आपको एलुमिन, ब्राइटाकार, बेलेडोना, हीपरसल्फ, लेकेसिस, मर्क, मर्क डल, नाइट्रिक एसिड एंड सिलीशिया। अब ये मर्क डल जो रेमेडी है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मर्क डल मैंने अपने 4th ईयर तक नहीं पढ़ी थी, एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने अपनी बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद भी नहीं पढ़ी थी मर्क। मैं जब प्रैक्टिस में आ गया था तो मेरे पास में एक पेशेंट आया और इस पेशेंट को प्रॉपर टॉन्सिलर अफेक्शंस विद थ्रोट अफेक्शन, नाक का अफेक्शन, और मर्क डल का एक बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर रूब्रिक जो है वो है यूस्टेशियन ट्यूब का अफेक्शन, रिकरेंट अफेक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब ये हुआ करता था। दवाई नहीं पता थी, मर्क ग्रुप पहुंच गया था पर ये नहीं पता था मर्क डल।
मर्क दे दी, मर्क सोल दे दी, मर्क आयोड फ्लेवर्स दे दी, मर्क आयोड रूब्रम दे दी, मर्क साइनाइड दे दी, समझ में नहीं आ रहा है क्या दे। तो अब मैंने अपने फादर साहब को कॉल किया था, तब मैंने बोला था कि यार ये पेशेंट है और ये पेशेंट मुझसे आराम नहीं हो रहा है। शुरुआत के दिन थे, 10 साल पहले की बात है, कि पेशेंट से मुझे तो आराम नहीं हो रहा भाई, मैं फंस गया इस केस के अंदर। तब जब मैंने उनको एक एक सिम्टम बताया, और जब ये एक चीज बोली थी कि ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है यहाँ पे ऐसा लगता है सब कुछ भरा हुआ है, जिसकी वजह से टिनिटस है, जिसकी वजह से दर्द है, और विद रिकरेंट अपना ये थ्रोट इन्फेक्शन की अपना हिस्ट्री है, तब इन्होंने बोला था कि इट्स बेटर कि आप अपनी किताब खोलिए और मर्क डल पढ़ लीजिए। मर्क डल पढ़ी, मर्क डल सामने जब देखा कि ये तो केस पूरा का पूरा यहीं पे लिखा हुआ है, मर्क डल 30 दी, 3 डोज दी, अगले दिन पेशेंट ने बता दिया कि जी 30% आराम। तो इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है, डॉक्टर बनना बड़ा आसान है, डिग्री लेना बड़ा आसान है, पर जब आपके पास में कुछ एक ऐसे कुछ पिलर्स हों, कुछ एक ऐसे गुरु हों, उनका थोड़ा सा आदर सत्कार कर लेना चाहिए टाइम टाइम पे, क्योंकि वो जो चीज आपको बता देंगे वो कभी किताब नहीं बता पाए। तो इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल्स में आपको जो ये चीजें बताई, इसके बाद में इन्फ्लेमेशन में ही एक और सब रूब्रिक आता है, कोल्ड वेदर एवरी स्पेल। हर सर्दियों में टॉन्सिल्स वापस आ रहा है। इसके अंदर एक जो हमारी सेकंड ग्रेड रेमेडी लिखी हुई है, डलकामारा। मैंने बहुत ही ज्यादा ये मेडिसिन दी है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, स्पेसिफिकली जो अभी का वेदर चल रहा था पीछे 10-15 दिन पहले, कि टॉन्सिलाइटिस हो रहा है विद बिकॉज क्योंकि इंडिस्पोजिशन हो रहा है, हरारत सर्द गर्म हो रहा है, और दिन बहुत गर्म है और रातें बहुत ठंडी, द डेज आर हॉट एंड द नाइट इज कोल्ड। और बाकी डलकामारा की और भी सिम्टम्स अगर हमारे मिले, जैसे कि डलकामारा हमारी रस्टॉक से बहुत सिमिलर मेडिसिन होती है, कि जॉइंट पेन्स हैं, बॉडी पेन, मस्कुलर पेन, शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है, तो मैंने डलकामारा इस सीजन में बहुत प्रिस्क्राइब करी और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला डलकामारा से। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूब्रिक सब रूब्रिक आता है इन्फ्लेमेशन के अंदर ही, उसमें आता है पेनलेस टॉन्सिल, पेनलेस, जिसके अंदर एक रेमेडी लिखी है, एक मेडिसिन लिखी है, बेप्टिशियन। नेक्स्ट उसके बाद सब रूब्रिक आता है हमारा रिकरेंट। रिकरेंट के अंदर आपको अलग अलग बहुत सारी अपना मेडिसिन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम कैंट के अंदर देखते हैं, थ्रोट में देखते हैं, पेन इन टॉन्सिल्स। अब ये जो पेन इन टॉन्सिल्स है, पेन इन टॉन्सिल्स की कुछ एक जो मेजर अपना मेडिसिन है, उसमें बेंजोइक एसिड है, कॉस्टिकम है, हीपरसल्फ है, और मर्कायोड फ्लेवर्स है। पर जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम केस को बहुत ही पिक्यूलियरिटी के साथ लें। दर्द हो रहा है, दर्द कैसा दर्द, तो दर्द में भी जब आप देखेंगे कैंट में आपको और सब रूब्रिक्स के अंदर मिलता है कि बर्निंग पेन है तो अलग दवा है, प्रेसिंग पेन है तो अलग दवा है, ड्रॉइंग पेन है तो अलग दवा है, रॉनेस है तो अलग दवा है, स्टिच अपना स्टिचिंग व्हेन स्वैलोइंग तो अलग मेडिसिन है, और टीयरिंग पेन है तो अलग मेडिसिन है। कुछ एक मेडिसिन इसके अंदर बार बार रीअकर करती मिलती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं, वो रेमेडीज हमारी बहुत ज्यादा पिक्यूलियर हो जाती हैं कि ये रेमेडीज पे हम आंख मूंद के भी विश्वास कर सकते हैं। अगर हमें मेडिसिन का सिम्टम मिल गया, दवाई दीजिए, आराम तो होगा ही होगा। लास्टली हमारे को थ्रोट में, कैंट में हमारे को थ्रोट के अंदर मिलता है एक रूब्रिक, स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स। तो स्वेलिंग टॉन्सिल्स जब आप देखते हैं तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग जो है मेडिसिन के अपना नाम आपको मिलते हैं, जो आपको आराम कर सकते हैं। इन सब चीजों के कहने के बाद हमारे को आज के टाइम पे क्या चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब टॉन्सिलाइटिस की बात करें। टॉन्सिलाइटिस के अंदर हमारे को आज के समय में जो सबसे ज्यादा चीज देखने को मिलती है वो एक शब्द है, टॉन्सिलेक्टमी। सप्रेशन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी कर सकते हैं कुछ। हमारा पूरा थ्योरी ऑफ द क्रॉनिक डिजीज इसी के ऊपर है कि एलोपैथ्स ने सप्रेस किया, दवाई दे दे के किया, सब कुछ किया, ओके डन, सारी चीजें हो गई। बट हम इसके बाद में और क्या करें? अगर हमारे पास में टॉन्सिलेक्टमी ही हो गई, लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी में हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ सर्जिकल इंटरफेरेंस वी आर सोर्सेस आर, हमारा भी जो अपना एक तरीका है और हमारी भी जो लिमिट है
आराम पहुंचाने की वो एक हद तक ही रह जाएगी। अगर सर्जिकल इंटरफेरेंस हो जाती है तो हमारे को देखने को मिलता है कि ये बच्चे की जिसकी भी टॉन्सिलेक्टमी हुई है, इसकी प्रॉपर वाइटालिटी और इसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड मिलेगी आगे के लिए, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वहां पे हमारे को पैलिएटिव मेजर्स पे आना पड़ता है। टॉन्सिलेक्टमी एक बार ही करवा दी, अब यहाँ पे एक जो चीज है, अब किस तरीके से आप पेशेंट को कन्विंस करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मैंने जो पढ़ा, मैंने जो देखा, और मैंने अपने फादर साहब से देखा, तो वो एक तरीके से समझाया करते थे कि देखो, अगर कोई आया कि डॉक्टर साहब टॉन्सिलाइटिस बहुत हो रहा है, बच्चे को टॉन्सिलेक्टमी कह रहा है डॉक्टर, टॉन्सिलेक्टमी करवा दे क्या? हमारे फादर साहब बोलते थे कि ठीक है, तुम एक काम करो कि एक अपने घर के बाहर आगे 2 अपना गार्ड्स को खड़ा करो, और एक आदमी रोज तुम्हारे यहाँ पे आएगा और तुम्हारे को तंग करने के लिए आएगा, पर गार्ड उसको रोक देगा, तो गार्ड के साथ वो थोड़ी बदतमीजी करके चला जाएगा। फिर से वो अगले दिन आएगा, अगर गार्ड्स के साथ में उसने बदतमीजी की है, आपको पता है, तो आप गार्ड को डंडा देके रखेंगे कि भैया ये पकड़ के रखो, अगर बदतमीजी करे तो देखना। वो भी लेकर अगर डंडा आ गया तो उसमें आप अपना कहेंगे कि चलो ठीक है, इक्वल हो गया, थोड़ा बहुत तुम्हारे को लगा, थोड़ा बहुत उसको लगा, पर वो अंदर मेरे तक नहीं पहुंच पाया। पर अगर इस बार बार की नोक झोंक की वजह से कि गार्ड आपको कंप्लेन कर रहा है कि साहब देखो हमारे पैसे बढ़ाओ, नहीं तो हम यहां से छोड़ के चले जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे, आप छोड़ के चले जाइए, क्या होगा? वो जो आदमी गार्ड को तंग कर रहा था, सीधा आपको तंग करे। अब क्या ज्यादा बेहतर है, गार्ड को तंग करवाना या खुद को तंग करवाना? तो ये चीज ही है जो कि एक, अगर हम अपना बेसिक अपना कॉन्वर्सेशन में जब अपना मरीज से बात करते हैं, तो मरीज को जब बताते हैं तो मरीज को थोड़ा बहुत समझ में आता है, जो ठीक है, ये एक चीज है, ये एक पॉइंट है जिसको हम थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकते हैं। विद दिस आई रेस्ट माई टॉपिक। आई होप आप सबको टॉपिक में कुछ समझ में आया होगा, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए। यस सर। डॉक्टर शेषाद है, आप बोलिए। डॉक्टर शेषाद है, प्लीज स्पीक, अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट सर। Yes, audible. यू आर ऑडिबल। हाँ 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 ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्लास था, रूब्रिक के साथ बहुत अनुभव बता दिया। तो मेरे के बचपन से टॉन्सिलाइटिस हुआ हमारा फैमिली में। मेरा सिस्टर को 12 इयर्स था, टॉन्सिलेक्टमी किया था। मेरा चाचा एक MBBS डॉक्टर था, उसने टॉन्सिलेक्टमी कर लिया। तो फिर मेरा करने के टाइम मेरा अंकल एक होम्योपैथी डॉक्टर था, प्रिंसिपल था होम्योपैथी कॉलेज का, आदराश्रम होम्योपैथी कॉलेज का, पुरुषोत्तम कुरुप बोल करके उसने बोला तुम्हारा मत करना, मैं ठीक करके दे देगा। उसने फर्स्ट मेडिसिन दिया था बराइटा का, इसके बाद मरसोल दिया, इसके अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी टाइम रेपर्टरी इतना जास्ती नहीं देखते नहीं थे। इस ये मैं बोलता है इस 1960-62 का कहानी बोलता है। तो इसके बाद में मेरे भाई को हुआ था, उसने भी एक ही दवा दिया, पूरा ठीक कर लिया। वह भी होम्योपैथी डॉक्टर है, मैं भी होम्योपैथी डॉक्टर है। मैं कभी भी टॉन्सिलाइटिस को अभी कभी भी फेल नहीं हुआ, कभी भी फेल नहीं हुआ। बहुत सारे मेडिसिन गया, इसके लिए ये मेरा मंच ने एक ही फॉरम नहीं है। तो इसलिए आपका बढ़िया है, आप अंग्रेजी का सेक्शन में भी आ जाइए। मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। गुड गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। आई खुद का अनुभव बता दिया। तो एक और एक खाली 30 है, दूसरा कुछ उसी टाइम 0/3 इतना यूज एंडम पोटेंसी यूज नहीं करते थे, और खाली 30 पोटेंसी से ठीक हो गया, बट रिपीटेड है। तो ठीक है, तो एक दोनों बरेटा कार और
मरसोल से पूरा ठीक हो गया, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरा थ्रोट का। सर अभी हमने भी अपनी बेटी को दिए, होपफुली उसको भी ना हो, वो भी ठीक ही हो जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक बहुत बढ़िया। यू वेरी मच डॉक्टर अभी शर्मा सर। आपने एक मेडिसिन मुझे भी आज पढ़ा दी, मर्क मैंने भी नहीं पढ़ी थी। जनरली ये स्टॉलवर्ड्स को ही पता है सर नाम। ये सर है ना, जब सर अपना बताएंगे पढ़ाएंगे, सर को ही पता है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि क्या है। आप जान गई। और मैं भी इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपने जो जो मेडिसिन बताया, मर्फी में भी सेम वही सारे मेडिसिन है, लेकिन आपने क्रॉनिक रिकरेंट में सिर्फ एक ही ब्राइट आपने टॉन्सिलाइटिस के साथ में मेडिसिन पट्टी के साथ ही बहुत अच्छे से आपने बताया, इजीली कर दिया कि आपको कैसे रूबिक्स को कहाँ से कैसे ले सकते हैं। काइंडली किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। और किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं नहीं सर, अभी किसी का सवाल नहीं है। डॉक्टर डैरियल ज्वाइन किए हैं? आवाज You written it, you don't need so many, 100 pieces. 100 pieces. There are already 50 other sisters who come, they can buy it. I think 1,000 rupees certificate. Oh, yeah. 1,000 rupees. Ask him. Where are you? Please unmute, please mute yourself. यस यस मैंने म्यूट कर दिया सर। Now the Nirmala जी, आप सेशन में चेंज कीजिए। डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद का या रिकरेंट एक सवाल है, एक सवाल है। क्वेश्चन आया है, रिकरेंट हरिनारायण जी का सवाल है। सर आप म्यूटेड हैं। रिकरेंट फेरेंजाइटिस बेसिकली अगर हम टॉन्सिलाइटिस की बात करें तो अपना अक्यूट टॉन्सिलो फेरेंजाइटिस हमारे को एक कंडीशन मिलती है जिसके अंदर हमारे जो टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन है वो स्प्रेड होके, जो इसका इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होके हमारे फेरिंग्स पे भी पड़ जाता है। और ये जनरली होता है इन कंडीशंस जहां पे हमारे को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर हमारे को मिलता है कि हमारे पेशेंट ने कुछ ऐसी चीज खा ली है जिसकी वजह से वहां पे अपना इन्फेक्शन हुआ है। वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है सर। सेम थिंग कि हमारे को अपना पेशेंट को देखना है, बताना है कि आपका पूरा सिम्टम्स क्या है और अकॉर्डिंगली अपना सिम्टम्स के हमारे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है।
डॉक्टर अभी यस सर। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज अब आई है सर, मेरे को बताइए प्लीज सर। हाँ, सर एक्चुअली नेटवर्क के कारण आवाज मेरा ब्रांडिंग कम है। हाँ, नेटवर्क के कारण आवाज आ रही है, जा रही है। हाँ, इसको भी off कर दो। उसको निकाल दो। मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं है? आवाज आ रही है आप। आ रही है मेरी आवाज। ठीक है, थैंक यू। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है सर, अब हमारा हिंदी सेशन भी खत्म हो रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर रवि शर्मा। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच में डॉक्टर who is the moderator of English session? आप मुझे मैं करूँगा। इंग्लिश सेशन विल कंडक्टेड बाय मी, डॉक्टर दीपमाला जी। ओके ओके ओके। सो अब ये मंच मैं डॉक्टर एम के सानी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Deepmala ji. So welcome all. Today we are going to start our session now, and today let us have a 1 minute silence prayer before starting the problem meeting. Thank you very much. Uh, Welcome all in this IFPS forum, and you know that this forum is being conducted since last 1,003 more than 1,300 days, and we have been continuously doing this seminar. First 7 to 8 in the Hindi session, thereafter it is followed by the English session, and it will be followed by the Malayalam session. So today our guest is Dr. Daryl D'Souza. He's from Ilar, practicing holistic system of the medicines, and he's basically involved in the. Just a moment, sir. His history is very strange. He started his journey into the medical fields after suffering from the long suffering from 14 years in the from his sickness in the 2004. After his radical reversal took place by the well-being only with the natural therapy. So he got interested into this therapy, and he presented all his things, understandings and experience in his book, Become Healthy or Extinct or on Curing Illness with the Integrated Natural Therapy. So, friends, today we are going to listen very beautiful lectures on by Dr. Daryl D'Souza. He will be enlightening us with the different phenomena of the status of integrated medicine in the in India as well as abroad. So welcome, Dr. Daryl, and you can start your presentations now. You are the co-host, and you can upload your